न्यूज वेबसाइट जहाँ पे खबरें आती हैं आप जाकर देखें, जैसे डॉन न्यूज की जो वेबसाइट है डेली डॉन, वहाँ पर खबरें आ रही होती हैं। तो क्या वहाँ पे डेवलपर बैठे हुए खबरें लिख रहे होते हैं? हम लोग ये चीज़ तो देख सकते हैं ना कि भाई ये खबरें कौन लिख रहा है बैठा हुआ। वैसे तो हमने देखा है जो भी कंटेंट हमें लिखना होता है अपनी, जैसे हमने टेम्पलेट भी बनाई थी, हैकाथॉन किया है हमने, क्लास असाइनमेंट्स किए, तो वो तो सारा का सारा जो कंटेंट लिखा हुआ होता है वो तो हमें HTML में लिखना पड़ेगा ना। जहाँ पे हेडिंग बनानी है वहाँ पे H1 का टैग आए, जहाँ पे हमें क्या नाम है पैराग्राफ दिखाने हैं वहाँ पे P का टैग चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। जहाँ पे इमेज दिखानी है वहाँ पे इमेज का टैग चाहिए। इसी तरीके से होगा, ऐसे ही हो रहा होगा ना सारी चीज़ें, सही हो गया। बट अगर हम इसको इस तरीके से देखें ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतने डेवलपर्स से हम खबरें तो नहीं लिखवाएंगे ना। सो इसकी दो अप्रोचेज होती हैं, क्या कि या तो फिर मैं अपना ये पूरा का पूरा सिस्टम बिल्ड कर लूँ, एक अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड कर लूँ। कैसे? मैं एक फ्रंट एंड बनाऊंगा, उसकी एक बैक एंड बनाऊंगा, और उससे जो कंटेंट में मुझे मिलेगा, जो डेटा मिलेगा, उसको डेटाबेस में सेव करूंगा। उसके अलावा अब वो जो डेटा मुझे मिल रहा है, उसने मुझे टेक्स्ट लिख के दिया, अब वो मुझे बताएगा कि ये हेडिंग है। अब उसकी बैक एंड में मैं प्री प्रोसेसिंग करूंगा, थ्रू कोड से मैं अपनी एक HTML जनरेट करवाऊंगा। ये शायद सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही हो रहा होता है बैकएंड पे। आप वर्डप्रेस पे जाते हो, नॉर्मली लिख देते हो अपना टेक्स्ट, वहाँ पे एक वर्ड का आप लोगों को बना हुआ होता है, और वहाँ पे क्या करते हो, हमने टेक्स्ट लिखा, उससे कन्वर्ट किया, HTML बनाई और दे दिया, UI के ऊपर दिखा दिया। ये एक सिस्टम बिल्ड करने में ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और हमेशा जो टेक्नोलॉजी के जो एंथुसियास्ट होते हैं, जो टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी बनाने के बजाय जो आपके पास करंट है उसको रीयूज करके कोई न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट की जाए। ऐसे ही होता है। आपके पास घर में बल्ब होते हैं, एनर्जी सेवर्स वगैरह लगे होते हैं, लाइट्स लगी हुई होती है। क्या ही बनाना आज के टाइम में बहुत हार्ड एंड फास्ट है। सिंपल सी LED होती है, उसको सर्किट से सोल्ड करो और जो है ना आप उसको जलाकर दिखा सकते हो। बट क्या हमारे घर में जब भी लाइट की, एनर्जी सेवर की नीड होती है तो हम क्या बनाते हैं? उसको बनाते नहीं बनाते ना। अच्छा, इनपुट चाहिए क्योंकि सैनिटी है ना, थोड़ा सा ट्राई टॉपिक है और काफी लेंथी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो इनपुट नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इनपुट दिया करें। तो हम क्या करते हैं, अपना एनर्जी सेवर लाइट खरीद के ले आते हैं, या LED बल्ब जो उधर जाकर खरीद के ले आते हैं, रादर देन उसको बनाने बैठ जाए। क्यों नहीं बनाते हम? क्योंकि उस टाइम को हम किसी और चीज के ऊपर लगा के कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, या कोई अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज ऐसी ही चलती हैं सारी, हमारे अराउंड में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ना कोई एक दो अप्रोचेज मैंने बना दी कि एक मुझे CMS में खुद से क्रिएट करूं, और एक मेरे लिए कोई भलाई कर दे, ये वो मुझे बना के दे। उसी को थोड़ा अंदर, ठीक है। तो इससे पहले जो ये जो हमारा इशू था ना सबसे ज्यादा, कि हमारे पास कंटेंट बार बार जाके अपडेट करना पड़ता था, ये ऐसे ही होता था। डेवलपर्स बाकायदा जाके HTML कोड लिख के पब्लिश करते थे वेबसाइट के ऊपर, तब जाके आपके पास कंटेंट वेबसाइट के ऊपर शो होता था। ऐसे ही होता था, पहले के दौर की बात बता रहा हूँ। फिर मार्केट के अंदर एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज आई, जिसने जो है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया, वर्डप्रेस, नो कोड वेबसाइट्स। वर्डप्रेस ने क्या किया, आपको जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बना के दे दिया, प्लस ये कि नो कोड वेबसाइट के लिए टेम्पलेट्स दे दी कि आप टेम्पलेट पब्लिश करो अपनी, और नॉर्मल सी एक छोटी सी वेबसाइट बना लो, इंट्रो वेबसाइट जिसे कहते हैं। सही है। वो एक बहुत बड़ी वेबसाइट तो नहीं बना सकता वर्डप्रेस, कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता नेटफ्लिक्स की तरह का, लेकिन एक ये है कि नॉर्मल किसी की इंट्रो वेबसाइट जो बिजनेसेस की होती है, 2 पेज 3 पेज, वो आपको बनाकर दे देता है। ऐसे ही होगा ना। तो अब इस हिसाब से देखें तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में डेवलपर्स को सारा कंटेंट लिखना पड़ता था HTML के अंदर, तो उसके अंदर क्या इशू आ रहा था हमारे पास, क्या इशू आ रहा था? कॉस्ट ज्यादा है ना, डेवलपर तो महंगा बनता है। एक मिसाल है, एक नॉर्मल आप कंटेंट राइटर ने आपको कंटेंट लिख के दे दिया, अब डेवलपर अपना टाइम लगा के उसकी HTML बना रहा है, जबकि वो डेवलपर का काम भी नहीं है, लेकिन अगर आप कराओगे तो उसको पे करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, जिसकी वजह से ना कॉस्ट बहुत हाई जा रही थी।
फिर ये वर्डप्रेस आया, वर्डप्रेस ने सारी की सारी चीजें निकाल के आपको इन हैंड दे दी कि भाई आप ये चीज कर लो और आपका काम हो जाएगा। बट वर्डप्रेस में एक मसला है, वर्डप्रेस इज नॉट स्केलेबल। बहुत ज्यादा आपके पास अगर ट्रैफिक वाली आपकी वेबसाइट है तो वर्डप्रेस इतना स्केल नहीं करती आपकी वेबसाइट को। और उसका मसरफ ही यही है ना कि भाई आपने एक नॉर्मल सी वेबसाइट उसके ऊपर क्रिएट करनी है। उसका मकसद तो ये है ही नहीं कि हम उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी हैवी ड्यूटी वेबसाइट एप्लीकेशन खड़ी करें। एक मिसाल है, आज के टाइम पे जो वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर या हफिंगटन पोस्ट के ऊपर या न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर जो ट्रैफिक होगी ना, वो आपकी सोच से ज्यादा है। अगर उसको वर्डप्रेस पे बनाया जाए तो हमारे पास क्या एरर आएगा, आपके कोई फाइल यूट्यूब बैट क्रिएट भी हो जाएगा और जो ना आप कभी भी वेबसाइट देख नहीं सकोगे जब उसके पीक आउट होंगे। ऐसे ही होगा, इश्यूज होंगे ना ये वाले। यहां तक का क्लियर है सबको? पीछे वाले भी बता रहे हैं, अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ क्लियर है? अच्छा देखिए, हमारे पास हम सैनिटी क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये रिक्वायरमेंट एनालाइज करनी है कि करना क्या है, क्यों, क्या वजह है सैनिटी यूज करने की। मेन चीज तो यही है ना कि सैनिटी यूज क्यों की जाए, एक टेक्नोलॉजी को क्यों यूज की जाए। टाइपस्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी, तो टाइपस्क्रिप्ट पढ़ते हुए हमने ये चीज एनालाइज की थी ना कि भाई हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट। ये चीज तो आप लोगों को अब क्लियर होगी, टाइपस्क्रिप्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं। सही है। फिर हम नेक्स्ट.जेएस के ऊपर आए, हमने फिर ये चीज काफी डिबेट की इस चीज के ऊपर कि भाई हम रिएक्ट वर्सेस नेक्स्ट.जेएस क्यों यूज कर रहे हैं। ऐसे ही था, हमने देखा भाई नेक्स्ट.जेएस है, फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट.जेएस हमें जो है ना डायरेक्टरी बेस हमें राउटिंग करके दे रहा है और जो है ना सारी राउटिंग उससे ईजी कर दी है, डेटा कैशिंग हमारी जो है ना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, बहुत कुछ करके दिया उसने, एसईओ इंप्रूव करके दे दिया, सर्वर साइड रेंडरिंग की सपोर्ट हमें दे रहा है। ऐसे बहुत सारे डिबेट्स हमने की और आर्गुमेंट्स, वैलिड आर्गुमेंट्स निकाले नेक्स्ट.जेएस के हक में। अब हमें सैनिटी पढ़ना है। सैनिटी से पहले अगर सैनिटी को भी साइड पे करते हैं, हम क्या चीज पढ़ने बैठे हैं आज, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस। अब सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे ना, एनालाइज करेंगे कि भाई सीएमएस की नीड क्या है, कि हम सीएमएस यूज क्यों करते हैं। ऐसे ही होगा भाई, जिसको समझ में नहीं आया था वो बताए तो सही। ऐसे ही होगा, ठीक है। सो अब सीएमएस यूज करने की वजह क्या है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। देखिए, यूजुअली हमारे पास एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसके ऊपर ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, एक न्यूज वेबसाइट है जिसके ऊपर न्यूज आती है। ऐसे ही होता है। अब वेबसाइट तो एक दफा बिल्ड हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना। बट मसला क्या आएगा उसके ऊपर कि हमारे पास अब जब उसके ऊपर कंटेंट अपडेट करना है, एक मिसाल है हमारे पास जो हमारी गवर्नेंस वाली वेबसाइट है उसके ऊपर 4-5 कोर्सेज आ रहे हैं, सही है। उसके ऊपर मैं सारे कोर्सेज हटा के 4 अलग कोर्स डालना चाहता हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा राइट नाउ, जो आप लोगों की नॉलेज है उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, मुझे होम पेज पे जाना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट के सबसे पहले मैं कोड खोलूंगा, फिर मैं उसके होम पेज पे जाऊंगा, फिर वहां पे 4 कोर्सेज लिखे हुए हैं उनको मिटाऊंगा, फिर अलग से कोर्सेज का डेटा लिखूंगा। बट दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच कि हम लोग कभी भी इस तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर चेंजेस नहीं करते, कंटेंट से रिलेटेड चेंजेस नहीं करते। अब आगे क्या अप्रोच हो सकती है कि मैं कुछ ऐसा डायनामिक कर दूं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि वो जो डेटा है ना वो एपीआई से कहीं से फैच करवा लूं, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटी है ना। भले से हमें नहीं पता कि डेटा फैचिंग क्या होती है, वेंडेसी की क्लास में शायद डेटा फैचिंग नहीं हुई, लेकिन ये समझे कि बस एपीआई से डेटा आता है, ठीक है। एपीआई से डेटा मंगवा लूं मैं और वहां से वेबसाइट के ऊपर दिखा दूं। ये भी तो एक अप्रोच हो सकती है ना, हो सकती है। yes. अगर जो कह रहा है नहीं हो सकती वो बताए नहीं हो सकती, हो सकती है, ठीक है। अब लेकिन उसमें भी एक मसला है कि हम जो है ना एक महदूद किस्म का डेटा, टेक्सचुअल डेटा मंगा सकता हूँ, लेकिन वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे अपने कोड में जाके उसकी जेएसएक्स लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही होगा। और मसला क्या होगा इसमें, ये भी सही अप्रोच है, लेकिन मसला क्या होगा, वो डेटा डेटाबेस में कैसे जाएगा। ये एपीआई से जो डेटा आ रहा है वो एपीआई तक पहुंचेगा कैसे, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हमारे पास एपीआई से डेटा आ कैसे रहा है। अब फैच तो हम कर रहे हैं, लेकिन एपीआई को कहां से मिलेगा,
ये मेन सवाल है। डेटा आ तो जाएगा, मंगा तो लेंगे, डेवलपर्स है ना, डेटा आएगा कहां से? व्हाट इज द सोर्स ऑफ डेटा राइट नाउ? डेटाबेस। डेटाबेस में कहां से जाएगा? क्या मैं डेटाबेस खोल के हाथ से लिखूंगा? अभी भी वो भी कौन लिखेगा? चले एक सेकंड, आपने बोला डायरेक्ट लिख देते हैं। अभी मेरा ये सवाल था, डेटाबेस तक, हमारी डेटा सोर्स तक हमारा डेटा जाएगा कैसे? भाई ने बोला कि जो है ना, आप जो है वो डायरेक्टली लिख दे डेटाबेस में। डायरेक्टली जो डेटाबेस में लिखेगा वो कौन होगा? यूजर होगा या डेवलपर होगा? मसला तो वहीं का वहीं आ गया। एपीआई यूज करनी थोड़ी आती नॉर्मल बंदे को। आप यहाँ से बाहर निकले, जो आपके अटेंडेंस लगा रहे हैं उसको एपीआई दे दें कि इसको चला के डेटा डाल दो आपका अटेंडेंस का। कभी करोगे आप अपने अटेंडेंस के लिए ये चीज? हाँ, फिर उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ऐसा कंसोल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं डेटा इंसर्ट करूं, वो मेरी एप्लीकेशन के अंदर जाके सेव हो जाए, बैकएंड पे जाके सेव हो जाए, और फिर क्या हो, मैं उसको फैच करा के अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। बहुत अच्छे हो गया। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बिल्ड करने में लगता है टाइम। क्या टाइम लगता है? मैं पहले अपना फ्रंट एंड बनाऊंगा, फ्रंट एंड से फिर बैक एंड बनाऊंगा, बैक एंड से फिर दोबारा फैचिंग करने के लिए फ्रंट एंड बनाऊंगा। ऐसे ही हो गया। कितनी लेयर इन्वॉल्व हो गई? फ्रंट एंड, एपीआई और डेटा लेयर, बैक एंड, ठीक है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर। सही हो गया। एक मिसाल है, मेरी वेबसाइट के ऊपर यूजर्स का डेटा कैसे कि कौन कौन से यूजर्स हमारे पास, कौन कौन से, एक मिसाल है ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ऑथर्स का डेटा है हमारे पास, ब्लॉग्स का डेटा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो हॉट न्यूज होती है ना, वो एक अलग से हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। अब फीचर्ड न्यूज, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने। अब क्या करना पड़ेगा मुझे कि इन तीनों का अलग अलग फ्रंट एंड बनाऊंगा मैं, और अलग अलग बैक एंड की एपीआई बनाऊंगा। यही होगा। अब ये बार बार क्या करना पड़ रहा है मुझे, ये जो ना, ये फ्रंट एंड बैक एंड की लॉजिक में मैं फंस गया हूं। लेकिन मेन मकसद क्या होता है हमें एप्लीकेशन बनाते हुए? हमें एप्लीकेशन डिलीवर करनी है, रादर देन कि किसी और जो डायरेक्ट जो चीज है उसके अंदर टाइम लगाना है। एक मिसाल है, मैं जो है ना नेटफ्लिक्स बना रहा हूँ। आप नेटफ्लिक्स बनाते वक्त मैं ये चीज थोड़ी इसके ऊपर टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगा कि नेटफ्लिक्स का जो यूजर गाइड का जो पेज है या नेटफ्लिक्स यूज कैसे करना है, उस पेज के ऊपर मेरा टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगा। मैं ये कंटेंट राइटिंग के ऊपर थोड़ी टाइम वेस्ट करूंगा। मैं तो नेटफ्लिक्स की डेवलपमेंट के ऊपर टाइम लगाऊंगा ना, ज्यादा से ज्यादा, रादर देन कि उसका कंटेंट क्या है उसके ऊपर टाइम लगाऊंगा। हमारे पास जितनी टाइप का डेटा होगा ना, हमें उतनी टाइप का फ्रंट एंड भी बनाना पड़ेगा, उसका पूरा बैक एंड बनाना पड़ेगा। ये जो पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड की हम बात कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आसान अल्फाज में, जो कि हमें ये जो पूरा का पूरा जो हम सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, इसे कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपने फ्रंट एंड बनाया, वो डेटा आपसे लेता है, डेटाबेस में सेव कर देता है, आप वहां से डेटा फैच करते हो और कहां अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा देते हो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पीछे वालों को भाई हैंड रेज कर ले, नहीं समझ में आ रहा तो बता दें, समझ में आ गया तो बता दें, ताकि हम आगे बढ़े। जी सर, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज किया था आपने पीछे से, थर्ड राउंड में। चले। ये जो एक मसला है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैं ना अपनी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट पे फोकस करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है ना एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फंस गया हूँ और उसके ऊपर अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब मेरा कंटेंट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, मैं फ्रंट एंड चेंज कर रहा हूँ, बैक एंड चेंज कर रहा हूँ। ऐसे टाइम पे हमारे पास ना कुछ CMSs आए थे। कौन से CMSs आए थे? सबसे पहले तो हमने नाम लिया वर्डप्रेस, हमारे पास आया था, तो वर्डप्रेस ने हमारा काम इजी किया। बट वर्डप्रेस के अंदर ये मसला है कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है ना, वो कपल्ड वेबसाइट होती है। HTML CSS की वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे होस्ट कर सकते हो। अब शायद ऑप्शन आ गया हो कि
रिएक्ट वगैरह की यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मुझे नहीं पता, लेकिन मसला क्या है कि वो जो है ना जुड़ा हुआ है अपनी एप्लीकेशन के साथ, कि अगर आपने वर्डप्रेस पे होस्ट किया तो वर्डप्रेस का जो असर है ना वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर है, उसकी स्केलेबिलिटी के ऊपर भी पड़ेगा, सारे मसले आएंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना मेरा जो CMS हो ना वो मेरी एप्लीकेशन से अलग हो। कैसे कि जो मैं CMS चाहता हूँ ना वर्डप्रेस के केस के अंदर CMS और एप्लीकेशन ना जुड़े हुए एक साथ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वर्डप्रेस और एप्लीकेशन, वर्डप्रेस मतलब CMS और मेरी जो एप्लीकेशन है ना दोनों सेपरेट हो, अलग अलग हो, एक साथ मिले हुए नहीं। सो उसके साथ ही हमारे पास मार्केट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट निकला कॉल्ड हेडलेस CMS। हेडलेस का वर्ड सुना है? नहीं सुना? हेडलेस CMS सुन के क्या समझ में आ रहा है? सर के बगैर, बहुत अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया आपने, सरकटा। नहीं है, होता ऐसे ही है। सर क्या है आपका? हेड। नहीं, हेड फेस जो होता है आपका, यूजुअली जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर किसी भी बंदे को रिकॉग्नाइज जो आप करते हो कैसे करते हो? फेस से करते हो। तो उन्होंने जो वर्डप्रेस की जो फेस थी ना वो काट के CMS की फेस काट के अलग कर दी, उसकी फंक्शनलिटी हमारे हाथ में दे दी कि ये आप ले लो और इससे क्या करो, अपना डेटा उसके अंदर इंसर्ट करो आप, बट वो डेटा फैच करके आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। आप अपनी HTML की वेबसाइट में दिखा दो, आप अपनी Next.js की वेबसाइट में दिखा दो, आप अपनी React की वेबसाइट में दिखा दो, आप अपनी Angular की वेबसाइट में दिखा दो, जिस तरह की आपने वेबसाइट बनाई है ना, PHP Laravel पे बनाई है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो आप करो, बस आप इसको फैच करके दिखा दो। उन्होंने आपको ये एक ऑप्शन बना के दे दी। दूसरी चीज उन्होंने क्या की, उन्होंने एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मेट बना दिया कि आपने जो डेवलपमेंट करनी है ना वो एक छोटा सा तरीका ही यूज करके करनी है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने हमें बना के दी है और वो कहाँ पे होस्टेड है? आप यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे सैनिटी डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी नहीं करेंगे, हमें URL पता ही नहीं। सो ये शेयर हुई भी है स्क्रीन तो नहीं आते हैं उस पर बहुत सारे हमारे पास। कौन कौन से हैं हेडलेस CMS? किसी ने स्टडी की थी इसके ऊपर? ये सर अमीन ने तो हमारे पास पहले से ही टॉपिक शेयर कर दिए थे। हाँ, कॉन्टेंटफुल हो गया, स्ट्रैपी हो गया, और कौन सा हमारे पास प्रिज्मिक होता है एक, बहुत सारे नाम भी नहीं पता मेरे को। कौन सा? घोस्ट और नेटलीफाई का CMS भी है, बेहतरीन हो गया। जो भैया अब नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? ठीक हो गया। डार्क मोड सही है, लाइट मोड कर लिया? डार्क सही है, चले ठीक है। अच्छा, तो सैनिटी ने हमें क्या ऑप्शन प्रोवाइड किया, ये हेडलेस CMS ने हमें क्या ऑप्शन प्रोवाइड किया कि भाई आप ये मेरा CMS लो और इसको यूज करो अपने हिसाब से। बस थोड़ा सा स्कीमा का स्ट्रक्चर बता दिया कि मुझे बता दो क्या डेटा भेजोगे, वैसे ही मैं आपको UI दिखा दूंगा और वो डेटा ले जाकर स्टोर भी कर दूंगा। उसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और उन्होंने एक तरीका बता दिया डेटा को फैच करने का। ये 3 काम उन्होंने हेडलेस CMS ने मुझे करके दिए, ठीक है। हेडलेस CMS ने, ना कि सैनिटी ने। अच्छा भाई, हेडलेस CMS ने हमें ये काम करके दे दिया, हमारा काम तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब क्या सवाल खड़ा होता है कि कौन सा CMS यूज किया जाए? ऐसे ही है, कौन सा CMS यूज करें, CMS की सिलेक्शन क्या हो, किन पैरामीटर्स की बेसिस पे करें। तो मार्केट के अंदर राइट नाउ सैनिटी जो है वो बहुत ज्यादा हॉट है। वो किस वजह से? सैनिटी इज फ्री टू यूज एक सर्टेन लिमिट तक, और वो लिमिट इतनी ज्यादा है कि मैं लास्ट जो स्टार्टअप के अंदर काम कर रहा था वहां पे हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे, हमें 0 बिलिंग थी। प्रोडक्शन के अंदर हम 65,000 यूजर्स के साथ उसको यूज कर रहे थे और हमारे को बिलिंग नहीं हुई थी उस वक्त। तो सैनिटी की जो आपके पास वो जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना फैसिलिटी फ्री ईपीआर के अंदर,
वो बहुत ज्यादा है। ये एंटरप्राइज के लिए बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन हमें जो सीखना है ना वो एंटरप्राइज से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वी आर डेवलपर्स, और राइट नाउ डेवलपर को कोई भी पेड टूल चाहिए होता है तो जो आपसे काम करवा रहा है वो आपको वो सारे टूल्स परचेज करके देगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो सैनिटी जो है हम लोगों ने चूज किया अपनी एप्लीकेशंस के लिए। और सबसे ज्यादा आप मार्केट के अंदर आप देखेंगे भी ना तो दो है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, कॉन्टेंटफुल है, सैनिटी है। सैनिटी सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉन्टेंटफुल इसके बाद आ जाता है। कितने का कॉन्टेंटफुल के बाद ही आया था सैनिटी। मार्केट डिस्टर्ब की थी उसे, क्यों? क्योंकि कॉन्टेंटफुल जो है उसकी लाइसेंस जो है वो $800 की है। अगर आप कहीं भी उसको यूज करने जा रहे हैं तो $800 आपको पे करने पड़ते हैं। तो इस वजह से $800 पर ईयर है या पर मंथ है पता नहीं। तो इस वजह से फिर हमारे पास सैनिटी जो है हम लोगों ने चूज किया कि हम अपनी एप्लीकेशन के साथ यूज करते हैं और उसको बिल्ड करके चलाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया जी? हेडलेस वाली बात दोबारा समझा दें। देखिए हेडलेस क्या है हमारे पास, नॉर्मल जो वर्डप्रेस की वेबसाइट थी ना, वर्डप्रेस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट लीडिंग वेबसाइट है, CMS है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, विक्स हो गया, विक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूट्यूब पे बहुत ऐड आता है, WIX, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन वर्डप्रेस का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो लीडर है इन सारी चीजों पे, वो इनोवेशन भी उसी ने की थी। वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ना उसके अंदर क्या मसला है कि वो CMS और वेबसाइट ना आपस में जुड़ी हुई है। तो उसके अंदर मसला क्या आता है कि आपको अगर स्केल करनी पड़ती है तो उन्हें पूरा वर्डप्रेस उठा के स्केल करना पड़ता है, और वो स्केलेबल इतना है नहीं। स्केलिंग हो जाती है उसकी भी, लेकिन इतना है नहीं, और आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, और एक बहुत ज्यादा हेक्टिक चीज है। एक मिसाल चलती एप्लीकेशन के अंदर आप वर्डप्रेस नहीं डाल सकते अपने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पेज पे एक मिसाल है, आप एक पेज के ऊपर एक CMS यूज करो, दूसरे पेज पे दूसरा CMS यूज करो, ऐसा कर ही नहीं सकते आप। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो वर्डप्रेस पे आपको स्टिक होकर रहना पड़ेगा, और वर्डप्रेस की वेबसाइट की माइग्रेशन इतनी आसान नहीं होती, बल्कि होती ही नहीं है माइग्रेशन, डेटा में भी फंस जाता है सारा। आपको बहुत बड़ी बड़ी ETL जॉब्स, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर, अपलोड की जॉब चलानी पड़ती है, फिर जाके डेटा बाहर आता है। तो हम तो ऐसे ही कोई मसला चाहते ही नहीं ना अपने क्लाइंट के लिए कि भाई वो ऐसा कोई इशू फेस करे। तो उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है हेडलेस CMS का। वो क्या करता है कि आपकी एप्लीकेशन और आपका CMS दोनों अलग अलग होते हैं। ये एक अलग है, समझ लें, बैकएंड की बात स्टार्ट में की थी ना, वो बात सही थी, लेकिन हमारे पास क्या चीज है उसका कि बैकएंड भी है, उसका फ्रंट एंड भी है, दोनों चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हमारी एप्लीकेशन से जुड़ी भी नहीं है। क्लियर है मैम? हाँ, जब चाहो हटा दो, जब चाहो आप CMS चेंज कर दो, थोड़ी सी एप्लीकेशन की लॉजिक चेंज होगी आपकी। और अगर आप थोड़ी सी अगर आप जो है ना अकल लड़ाते हो डेटा फैच करते हुए, तो आपको फ्रंट एंड भी चेंज नहीं करनी पड़ती। वो हम सीखेंगे आगे, जब हम आगे थोड़ा सा जाएंगे इंटर्नशिप वगैरह पे, आप लोग जाएंगे ना, ये सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप सैनिटी यूज करना है। सैनिटी यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहां पर अकाउंट क्रिएट करना है। आप आएंगे sanity.io पे, आपने क्या खोलना है? sanity.io। अच्छा, जिसके पास लैपटॉप है वो साथ साथ करता जाए, क्योंकि ये चीज जो है लेंथी टॉपिक है, भूल जाएंगे, देख के नहीं याद रह पाएगा। हैंड टू हैंड करते रहे। आप sanity.io के ऊपर आए और आपने कहाँ पे क्लिक किया? मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। नीचे मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं? नेट ही नहीं चल रहा तो कहाँ से करें? वापसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम आए sanity.io के ऊपर और हमारे पास ये वेबसाइट खुल गई। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे आप sanity.io, वेबसाइट खुल गई। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है?
अकाउंट बनाना पड़ेगा ना हमें सैनिटी में, ताकि हम सैनिटी से कम्युनिकेट कर सकें, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकें, क्या चीज होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें। तो हमने ये किया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। यहीं से ये हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है कि जो है ना आप अकाउंट क्रिएट कर लो। मैं ना लॉग साइन अप विद गूगल कर रहा हूँ। गिटहब से भी हो जाएगा, लिखा हुआ आ रहा है आपके पास वहां पे, ठीक है। तो आप उसको क्लिक कर लें। किससे? नहीं, सेम ही है। करें आप लोग, यहां तक तो पहुंचे, हो गया सर। नेट नहीं चल रहा जी, इंटरनेट से चल रहा होगा ना? वही तो नहीं चल रहा है। आप लोग हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो बेस्ट अप्रोच कर सकते हैं वो करें, लेकिन कोशिश करेंगे करने साथ साथ। सॉकेट को खोल देंगे, वो पता है हमें। अकाउंट बन गया। अकाउंट बन गया, किसका बन गया? अच्छा, 2 मिनट ले लें और अकाउंट क्रिएट कर लें। मेरे पासवर्ड का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? पासवर्ड देखना चाह रहे हो मेरा? पासवर्ड तो मैंने डाल दिया। ऐसे वो भी हल्का ही चल रहा है। एजेंसी का नाम देना पड़ेगा, एजेंसी वेबसाइट है। बन गया अकाउंट सबका, ठीक है। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपना साइन इन विद गूगल किया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास एक कुछ ऐसी स्क्रीन नजर आएगी, आपके सामने भी आई होगी, जिससे अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो मैंने क्या करना है, टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए इसको टिक करना है। आप लोगों के पास घर जाके टाइम होगा, पढ़ लीजिएगा इसको भी क्या लिखा हुआ इसके अंदर। जी टाइम नहीं है, चले फिर जाने दें, ऐसे ही ज्यादातर ऐसे ही लिखा हुआ था कोई बच्चे, सही है। तो हमने क्या किया, टर्म्स एंड सर्विसेज जितनी भी थी वो सिलेक्ट कर ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बन गया हमारा, स्टेप 1 हो गया। हम लोग ये सारी चीजें लिख भी लेते हैं। कोड क्राफ्टिंग के नाम से बनाया लास्ट टाइम।
क्लास भी हाँ पिछले हफ्ते की क्लास है उस पर इस हफ्ते की आपका चल रही है। सबसे पहले हमने क्या चीज की, क्रिएट एंड लॉग इन टू क्रिएट अकाउंट एंड साइन इनटू सैनिटी। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 क्या होना चाहिए, जब हम अकाउंट बना लेते हैं तो सैनिटी को भी तो ये पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो सैनिटी के अंदर मुझे कोई ना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना। जैसे हम वर्सेल के अंदर डिप्लॉयमेंट करते थे तो क्या करते थे, वहां पे जाके क्रिएट प्रोजेक्ट, फिर हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप क्या होता था, अपनी गिटहब से एक रेपो को इंपोर्ट करते थे, उसको डिप्लॉय कर देते थे। तो वर्सेल में हम क्या करते थे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे ना, तो सैनिटी में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप क्या है हमारा, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अच्छा, आप लोग फॉलो नहीं करें, आप लोग अभी मैं करके दिखा रहा हूं, आप लोग देखते रहें, फिर मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा आपको हर स्टेप के बाद, ठीक है। तो फिर आप लोग उसको अपने पास इंप्लीमेंट कर लीजिएगा उस टाइम के अंदर। लेकिन देखें अभी क्या हो रहा है, तो ये स्क्रीन हमारे पास खुल जाएगी जब हम लोग टर्म्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरे भाई ये स्क्रीन आ गई। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, पर्सनल प्रोजेक्ट है, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे पर्सनल। अब क्या कह रहा है, हाउ फैमिलियर आर यू विद जावास्क्रिप्ट, क्या बिगिनर कर देते हैं, सही है। व्हाट आर यू बिल्डिंग, क्या बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट का नेम बताएं, क्या बता रहे भाई, ब्लॉक वेब, सही है। क्या सही है भाई, सर की फरमाइश चाहिए कि प्रोजेक्ट का नेम कर दो डोनाल्ड, डोनाल्ड ब्लॉम, हमेशा आप लोग ये चीजें देख लिया करें कि नेमिंग कन्वेंशन के अंदर ये ट्राई करें। आप वैसे यहाँ पर दे सकते होंगे, लेकिन सैनिटी क्या करेगा, वहां पे उसको एडिट कर देगा अगर आपका नेम गलत होगा। अब जो आपकी नॉर्मल आदत थी ना, वो अब आपको छोड़नी पड़ेगी। अब आप डेवलपर हैं तो अब आपने कहीं पे भी नेम भी लिखना होता है ना, तो हम लोग यूजुअली ऐसे नहीं लिखते कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि भाई यहाँ पे आऊँगा, हमारे पास 2 केस होते हैं, यहाँ तो मैं लोअर केस में लिखूंगा, यहाँ मैं अपर केस में लिखूंगा, ऐसे, सही है। अब मुझे पता है कि प्रोजेक्ट नेम है, अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमने क्या किया, एक कन्वेंशन फॉलो कर ली भाई, हमने डैश यूज कर लिया, हाइफन। 2 वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे हमारे पास ट्रिक्स होती है, या तो फिर हम स्पेस भी यूज कर सकते हैं, हाइफन भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, ऑल इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डोनाल्ड ब्लूम अपने प्रोजेक्ट का नेम रख लिया, लोअर में लिख लें, कैसे भी लिख लें, वो वहां पर नजर आएगा ना, भी हम आगे चलते हैं, पता लग जाएगा हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब हमारा क्या हो रहा है, हमने जैसे ही इसको क्लिक किया, अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब जैसे ही वो हमने किया था, अब इसके कितने स्टेप्स हैं हमारे पास, टोटल कितने हैं, और अब हमारे हो कितने गए, 5, 5th पे तो हम हैं ना, अभी 4 हुए फिर तो। अब हमें क्या करना है, हमें जो है टेक्नोलॉजी बतानी है, व्हाट टेक्नोलॉजी आर यू यूजिंग, तो यू कैन सेलेक्ट मोर देन 1। तो हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, और नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें से कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, नहीं, हम नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद। तो आर यू माइग्रेटिंग फ्रॉम अनदर CMS, वो जो मैंने आपने वो बात बताई थी ना कि वर्डप्रेस से लोग भाग रहे हैं तो माइग्रेशन करा रहे हैं, और दूसरे CMS से भी भाग रहे हैं, जैसे कॉन्टेंटफुल के केस में था
कॉन्टेंटफुल से भी लोगों ने बहुत माइग्रेशन की है। इन लोगों ने क्या किया, माइग्रेशन की पाइपलाइन बना के दे दी है कि जो है ना आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉन्टेंटफुल से माइग्रेट करना है, क्लिक करो कॉन्टेंटफुल के ऊपर, वो बता देगा आपकी वो वाली जो फाइल आपको मिली है वो यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दो, बाकी सारी लॉजिक चल जाएगी और आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। ऐसा किया हुआ है। सो सैनिटी बहुत पावरफुल है। सो इसको हम लोग इसी वजह से ही सीख रहे हैं, हमने सिलेक्ट भी इसी वजह से किया है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, आर यू माइग्रेटिंग फ्रॉम अनदर CMS, वी कैन असिस्ट इन माइग्रेटिंग कंटेंट। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वही किया। अब हमारे पास क्या हुआ, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, आ गया। अच्छा, इस पेज के ऊपर हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारा डेटा है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो पेज है ना मेरा, इसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा डेटा मौजूद है। मुझे इसके साथ कनेक्टिविटी कैसे करनी है, लोकल प्रोजेक्ट की जो मैं कोड लिखूंगा और इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, डेटा यहाँ पर आएगा कैसे और डेटा यहाँ से वापसी में मंगवाऊंगा कैसे, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। 5 मिनट के अंदर आप लोग जल्दी से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। उसका नेम क्या रखना है, यही रख लें जो रखा हुआ है, या आप कोई भी नेम रख लें, ठीक है, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही जल्दी से कर लें। हो गया? कहाँ पे कर दिया होगा कुछ लोगों ने? हाँ, वो प्राइवेट डेटा सेट्स यूज नहीं कर सकते ना फिर आप, लेकिन पब्लिक कर सकते हो। सीखने के लिए हमारे पास बहुत है इसके लिए। हम लोग जो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं ना, बाकी सब लोग अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करें, हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं ना यहाँ पे, उसका मेन फोकस यही होता है कि जो है ना बिगिनर से बिगिनर बंदा और ऐसा बंदा जो मजबूर है, जिसके पास नहीं होंगे पैसे। और आज के टाइम पे ना भाई डेवलपर्स फैटर्निटी में हम लोग कोई पैसे खर्च नहीं करते किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, हम कोई कोर्स नहीं करते, हम लोग ज़्यादा ओपन सोर्स कंटेंट से पढ़ते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया या ChatGPT हो गया, या फिर डॉक्यूमेंटेशन। और टेक्नोलॉजी भी ऐसी सिलेक्ट करते हैं जिसको जो है ना पे नहीं करना पड़े सीखने के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर अब टेक्नोलॉजी इतनी फ्रेंडली भी हो गई है हमारे साथ, ठीक है। जल्दी से प्रोजेक्ट क्रिएट करें। प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ रही होती है आपके पास, जब आप यहाँ पर आपका नेम लिखा हुआ है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन की रेट बनी हुई है, लेकिन अभी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, वो सब मिल जाएगा आपको। वहाँ पर उससे क्या ट्रांसफर अपना एक फोल्डर बना हुआ है ना,
इसमें क्या लिखा, पर्सनल या वर्क? हो गया अकाउंट की रेट, प्रोजेक्ट की रेट, सॉरी सही है। अच्छा, अब हम अपने प्रोजेक्ट के पेज पे, यहाँ पे आप लोग थे पहले भी, प्रोजेक्ट की रेट हो गया होगा, ये स्क्रीन आप लोगों के सामने आ गई है। अब ये जो स्क्रीन सामने आ गई ना आपके पास, अब ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई आ रही है। प्लान कौन सा है हमारा, ग्रोथ ट्रायल, मतलब उन्हें पता है कि भाई हम ट्रायल बेसिस के ऊपर इसको यूज कर रहे हैं और हम लोग फॉर लर्निंग पर्पज यूज कर रहे हैं, सो दे वुड चार्ज अस। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेटस एक्टिव आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो एक्टिव है, मैं इसको एक्टिवनेस को इसको ट्रू फॉल्स भी कर सकता हूँ, मतलब डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट को, तो फिर वो यूज नहीं कर सकता मैं। अच्छा, शोर नहीं करें, बाकी की बहुत आवाज आ रही है। जहाँ की भी क्लास है, हम लोग राइट नाउ साथ बैठे हुए हैं, तो कोई वेडनेसडे नहीं है, कोई ट्यूसडे नहीं है, ये एक नॉर्मल क्लास चल रही है। तो वेडनेसडे स्टूडेंट और ये ट्यूसडे स्टूडेंट, ये कोई चीज नहीं होती, सभी स्टूडेंट को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है, अगर आप ये चीज देखो, यहाँ पे एक चीज आ रही है, प्रोजेक्ट आईडी। ये जो प्रोजेक्ट आईडी है ना मेरे पास, ये प्रोजेक्ट आईडी हमें अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यूज की जाती है। कैसे कि हम इस प्रोजेक्ट आईडी को लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं कि भाई ये जो होती है, ये क्योंकि ये एक यूनिक आईडी होती है थ्रू आउट सैनिटी, ऐसी प्रोजेक्ट आईडी किसी और प्रोजेक्ट की नहीं होगी। क्लियर है एकदम, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास और भी चीजें आ रही है, हमारे पास ओवरव्यू आ रहा है, हमारे पास मेंबर्स आ रहे हैं। अब एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर अभी तो सिर्फ मैं ही आ रहा हूँ, मैं और भी बंदों को ऐड कर सकता हूँ। अमाद भाई बैठे हुए मेरे साथ, में उनको ऐड कर सकता हूँ। सर हमजा है, उनको ऐड कर सकता हूँ। सर मुबशिर को ऐड कर सकता हूँ, सर नईम को ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पोस्ट लिखनी किसने है, एडिटर से लिखनी है ना, जो पोस्ट कंटेंट राइटर्स है उन्होंने पोस्ट लिखनी है, रादर देन कि मैं खुद से पोस्ट लिखूंगा। इनवाइट करते हैं, हाँ सर कह रहे हैं इनवाइट करते हैं, क्योंकि और वो मैं सीधी कर रहा हूँ। राइट ना करो, सही है, सही है। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास कौन सी चीजें आ रही है, यहाँ पे मेंबर्स वाला हमने डिफाइन कर दिया कि मेंबर्स के अंदर हमारे पास क्या चीजें होती है। उसके बाद हमारे पास डेटा सेट्स होते हैं। देखिए हमारे पास ना बहुत तरीके के डेटा सेट्स होते हैं। एक हमारे पास है प्रोडक्शन, ठीक है, एक हमारे पास होगा डेवलपमेंट, लेकिन राइट नाउ ट्रायल बेसिस के ऊपर हम सिर्फ एक ही डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। अब मसला क्या होता है हमारे पास कि क्या आप टेस्टिंग जो है, आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट की और वो प्रोडक्शन में चल रही है, क्या वो जो आपने एक न्यू फंक्शनलिटी ऐड की उसकी टेस्टिंग आप प्रोडक्शन में करते हो या एक अलग एनवायरनमेंट में करते हो? क्यों करते हो? सही है। और डेटा कौन सा यूज करते हो आप एक डेमो डेटा यूज करते हो। आप कभी भी प्रोडक्शन के डेटा के ऊपर कभी भी टेस्टिंग नहीं करते। सो हमारे पास ये जो प्रोडक्शन का एक डेटा सेट है, अगर हमारे पास पेड वर्जन होता तो हम एक और डेवलपमेंट का भी क्रिएट कर लेते इसके अंदर और उसको यूज कर लेते। इतना क्लियर है? और ये डेटा सेट जो होते हैं हमारे पास, इनकी भी टाइप्स होती है डिफरेंट तरह की। एक होता है हमारे पास पब्लिक डेटा होगा जिसका, और एक होगा प्राइवेट। क्या डिफरेंस होगा कोई बता सकता है? अलाउ किया गया होगा मतलब, हमारे पास क्या थी जी? सही है। अच्छा देखिए, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो डेटा होता है ना उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, कौन सा डेटा पब्लिक है, कौन सा हमें छुपा कर रखना है या कहाँ पर दिखाना है उसके हिसाब से। सो पब्लिक जो डेटा होता है ना उसको फैच करते हुए हम नॉर्मली फैच करके दिखा देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट डेटा होता है ना, फिर उसके लिए हम एक सिक्योरिटी डिफाइन करते हैं अपनी पूरी। वो जब आप लोग अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या यूज करेंगे ना प्राइवेट वाले को, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी।
मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट फ्लो कर रहा हूँ आपको कि ये चीज़ भी होती है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए कि हर चीज़ समझ में आ जाए। एक चीज़ के बारे में बिल्कुल ही पता ना होना और एक चीज़ के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, वो कंफ्यूजन जो है ना वो बेटर है, क्योंकि वो डेट विल लीड टू क्लैरिफिकेशन। जी, वो क्यों करते हैं प्राइवेट? जो हमारा जो कोड बेस है एप्लीकेशन का वो पब्लिक ना हो, हर कोई ना देख सके, और हम लोग उसको सिर्फ उन्हीं लोगों को कोड को दिखाएं जो कि हमारे पास डेवलपर्स हैं या हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, सो ये फर्क हो गया हमारा पब्लिक और प्राइवेट के अंदर। और क्या है यहाँ पे, एक्सेस मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें और एक ये एपीआई से रिलेटेड चीज है। छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही है, अब हम आएंगे गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर। अब बनाना भी तो है ना, मुझे तो नहीं पता सैनिटी कैसे चलता है। यहां पर हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या हम सबको सैनिटी आता है? नहीं आता ना, सीखते सीखते कर सकते हैं हम लोग। कैसे? सही है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना हमारे पास सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सैनिटी ने हमें लिख के दिए हैं कि आपने करना क्या है। आपको एक एक चीज के बारे में ना डिफाइन किया जाएगा कि भाई अब आप ये करो, अब आप ये करो, अब आप ये चीज करो। क्लियर है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टर्मिनल के अंदर आना है और आपके पास क्या है, आपके पास ये पहली कमांड है। ठीक है, आपने ये रन करनी है। इसको कॉपी करें, रन करते हैं जल्दी से। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ये है कि जो है ना हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट तक रन करनी है। इसको आउटपुट पाथ वाली जो ये चीज है ना, ये रन नहीं करना। हमारी कमांड के अंदर गौर से इसको चीज को देखने में यहाँ पर जूम इन करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या चीज हो रही है। हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये दो कमांड आ रही है, ऊपर लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है। हमने कितनी कमांड चलानी है, npm से लेके और यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट तक। ये आउटपुट पाथ वाली कमांड और सीधी वाली कमांड दोनों नहीं चलाना। क्लियर है? इसको जल्दी से रन कर दें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्टॉलेशन करने हैं। नहीं, गेटिंग स्टार्टेड पे यहाँ पर हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड का बटन आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है हमारी स्क्रीन के बिल्कुल इस साइड के ऊपर ये बटन है, ये रहा, नजर आ रहा है? इस पे क्लिक करें और ये कमांड रन करें जल्दी से। नेक्स्ट जैसा प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर रन करनी है आपको। नेक्स्ट जैसा फोल्डर तो बनाएंगे ना हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट की एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना हमारा, जो 1A है, वो है यही है कि क्रिएट नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट और बेटर टू यूज वर्जन 14। नेक्स्ट.js का 14 वर्जन यूज करें। 15 के अंदर बड़े इश्यूज आ रहे हैं राइट नाउ, जो है स्टूडेंट्स फिर उसी के अंदर स्टक हो जाते हैं एरर के अंदर, और मोटिवेशन सारी लॉस हो जाती है और फिर मसला हो जाता है। तो रादर देन कि हम एक टेक्नोलॉजी सीखे, हमें फिर क्या हो रहा होता है, हमारा सारा टाइम काफी वेस्ट हो रहा होता है एरर के ऊपर, जो कि हमारा है ही नहीं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का इशू है। जी, आउटडेटेड वर्जन नेक्स्ट.js 14 के ऊपर नहीं आता। मैं 14 ही यूज करता हूँ, नहीं आ रहा। आ रहा है किस किस का ये एरर आ रहा है आउटडेटेड वर्जन का? आप लोग Node.js का वर्जन अपडेट करके देखें। आपको
आपका भी आ रहा है जी। हमेशा आप लोग देखें इस चीज को, कैसे देख सकते हैं कि आप लोग आएंगे अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे आके क्या लिखेंगे, Node.js LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है, LTS वर्जन आएगा आपके पास। कौन सा आ रहा है, LTS लिखा हुआ है इस पे, इसको भी खोल के अंदर चले जाएं और देखें कि कौन सा है। हमारे पास जो है ना, ये यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ये कौन सा 22.12.0, ये हमारा LTS वर्जन है। बट वांट न्यू फीचर सूनर गेट Node.js 23, तो ये लेकिन ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन नहीं है, इसके अंदर कुछ बग्स होंगे, वो सॉल्व होंगे, फिर जब ये LTS बनेगा तो फिर लॉन्च होगा। तो आप लोगों ने इस तरीके से वो करना है। ये कमांड रन कर दी, सही है, ये आप लोगों ने रन कर दिए, रन कर दी। हाँ, जब भी मैंने कहा ना कि आप लोग रन करते हैं कमांड को, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर देखते हैं उस चीज को जी। हम बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं हमेशा, सही है। अभी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर सोर्स डायरेक्टरी मैंने यूज नहीं की थी, लेकिन यूजुअली हम कोड मैनेजमेंट के लिए सोर्स डायरेक्टरी को यूज कर रहे होते हैं। वरना सोर्स डायरेक्टरी का कोई मकसद क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या करती है वो, सिर्फ हमारे कोड जो है वो बेटर ऑप्टिमाइज करके देती है कि इसके अंदर आपके कंपोनेंट्स के फोल्डर होंगे, क्या कंपोनेंट्स के फोल्डर में ऐप के अंदर उठा के डाल दूँ तो कोई मसला होगा नहीं होगा ना। लेकिन इशू क्या है, हम क्यों नहीं करते ये चीज कि हम हर चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने कोड को इस तरीके से बिल्डअप करते हैं कि हमारे जो कोई और भी डेवलपर को खोलेगा तो वो चीज समझ में आए, ठीक है। तो इस वजह से हम आउटपुट डायरेक्टरी नहीं बना रहे, हम वहीं के ऊपर जहाँ पे कमांड चल रही है ना, ये सारा का सारा जो जितनी भी फाइल्स होगी वो वहीं पे क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे हमने चलाई होगी। क्लियर है, ठीक है। अभी तक चलाई नहीं आप लोगों ने, अच्छा आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे वहां पे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या लॉगिन टाइप पूछा उसने आपसे, तो उसने आपको, आपने क्या सिलेक्ट किया उसके ऊपर। एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम शायद मैं चाह रहा था हम बचा लें, लेकिन यह है कि हम लोग ना इसको कर लेते हैं, वरना हमारे पास मसला क्या होगा समझ नहीं आएगा। जी सर, अरे सर आप तो मैं पूरी बोल देगा, चीजें बहुत ज्यादा है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि आप लोग कंफ्यूज हो बार बार चीजें देख के। खैर हमने ये खोल लिया अपने प्रोजेक्ट के जैसे फालतू सारे कमेंट्स में कर देता हूँ डिलीट, और हम ये कमांड ने एक दफा चला देते हैं और इंस्टॉलेशन से पहले तक का, ताकि आपको नजर आ जाए सब कुछ। ठीक है, कमांड हमने कॉपी कर ली है, कहाँ पे थी मेरी, हमने ये ली कमांड और यहाँ पर आके अपनी रन कर दी। यही कमांड थी हमारे पास। कमांड बताइएगा देख के अपने फोल्डर में से, प्रोजेक्ट में से, क्या है, npm create sanity@ लेटेस्ट का मतलब क्या है हमारे पास, करंट वर्जन। जो सैनिटी का हमारे पास लेटेस्ट वर्जन होगा वही हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अगर हम कोई स्पेसिफिक वर्जन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वो भी कर सकते हैं।
बट हम लोग लेटेस्ट पे जा रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट वाली चीज ही सीखनी है हमने। उसके बाद हमने क्या बताया, प्रोजेक्ट आईडी। ये कहां से आई मेरी प्रोजेक्ट आईडी? ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्रोजेक्ट आईडी क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर हमारे पास कहां पे आ रही थी, ये रही ओवरव्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पर नजर आ रही है। हमने यहाँ से क्या करना है, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। कमांड मैंने पुरानी वाली लिखी हुई है यहाँ पे, तो अब हम क्या करते हैं, हम तो न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो, और यहाँ टाइप स्विच से लेके आखिर तक। अब मेरी अपडेटेड प्रोजेक्ट आईडी आ रही है ताकि फिर हम लोग देख भी तो सकें वो जो अकाउंट है, वो जो प्रोजेक्ट है वो है दूसरे अकाउंट पे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पेस्ट किया और अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है, प्रेस कर दिया एंटर। अब देखिएगा हो क्या है, इंटरनेट आ गया क्या, यू आर लॉग्ड इन एज फहद खान। फिर हम क्या करते हैं, ये वाली प्रोजेक्ट की आईडी देते हैं ताकि बस हमें वो क्वेश्चंस देखने इजी हो जाएगा। कमांड मैंने यहाँ पे रन कर दी, वो मुझसे अब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये क्वेश्चंस आप लोग जरा देखने हैं वरना फिर इसमें मसला होगा जैसे नेक्स्ट में पहले हो रहा था। क्या पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर अ सैनिटरी प्रोजेक्ट इन दिस नेक्स्ट.js फोल्डर? क्या आंसर है इसका? यस। हमने वाई प्रेस किया, एंटर प्रेस कर दिया। डू यू वांट टू यूज टाइपस्क्रिप्ट? यस। यस। थर्ड क्या है, वुड यू लाइक टू लाइक एन एम्बेडेड सैनिटरी स्टूडियो? यस। ये यस क्यों है, क्योंकि हमें जो है वो एक टर्मिनल चाहिए, हमें एक कंसोल चाहिए जहां पे जाके हम अपना सारा का सारा कंटेंट जो है वो ऐड कर सके कहीं ना कहीं से। और वो कहां पर होगा, वो हमारी एप्लीकेशन के साथ ही होगा। वो हम दिखाते हैं आपको कि हम एप्लीकेशन के अंदर ही इम्बेड कर लेते हैं उसे। अच्छा, व्हाट राउट डू यू वांट टू यूज फॉर दी सैनिटरी स्टूडियो? जैसा मैंने आपसे बात की कि भाई हमारा जो टर्मिनल होगा, जो हमारा कंसोल होगा, जो हमारा CMS होगा, वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर होगा। तो वो कहाँ पर होगा, किसी ना किसी राउट पे होगा ना। जैसे हम होम का पेज बनाते हैं, हम अबाउट का पेज बनाते हैं, ऐसे ही वो जो हमारा सैनिटरी स्टूडियो है वो भी कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई राउट बताना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो सैनिटरी है वो क्या राउट सजेस्ट करता है हमें, /studio। तो हम उसी के साथ जाते हैं। हमने उसके ऊपर सिंपल सा एंटर कर दिया। ये सबसे ऊपर ही है, इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जूम आउट करना पड़ेगा। नहीं हो सकता ना, ठीक है। सो अब हमारे पास दो चीजें हैं, क्या कि हमने अभी जब प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया था जी, नहीं आएंगे, मैंने आपके सामने कॉपी पेस्ट करके चलाई है। आपका क्वेश्चन नहीं है, कमांड यही थी प्रॉपर, उसके अंदर कोई फ्लैग्स तो नहीं लगे हुए थे। आपके सामने मैंने क्या किया था, यहाँ से कमांड कॉपी की थी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पेस्ट किया
और मैंने कहाँ तक की कॉपी की, टाइप स्क्रिप्ट से लेके लास्ट तक की। इतनी कमांड जितनी मेरे पास सिलेक्ट हुई मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैंने इतनी कमांड रन की है, तो उसने मेरा सारा काम खुद से करके दिया। और ये तो अभी मुझसे इसे अभी लॉगिन का नहीं पूछा, क्योंकि मैंने सैनिटी जो है अभी लॉगिन कर लिया था टेस्टिंग के लिए। तो आप लोगों से वो लॉगिन का भी पूछेगा कि आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है। जैसे अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो वो पूछ रहा है आपसे कि भाई आपको गूगल से करना है, गिटहब से करना है, किससे करना है। आप क्लिक करोगे आपको ब्राउजर पे ले जाएगा, आपसे लॉगिन कराएगा। लेकिन अब ये चीजें ऐसी है कि लॉगिन वगैरह तो अब आप लोग कर लेंगे, इतना तो हमारा लेवल हो गया है कि अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब ये चीजें हम समझते हैं कि ये स्टूडेंट हमारे कर लेंगे खुद से। बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये देखिएगा कुछ इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आएंगे, अगर नहीं आ रहे तो आपकी कमांड के अंदर क्या होता है यूजुअली कि हम क्या कर रहे होते हैं कि नए जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए मेरे पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उनको एग्जाम कैसे करते हैं हम, हाइफन टेलमेंट ऐसे ही कर रहे होते हैं, हाइफन SRC। तो आपकी कमांड के अंदर वो चीजें ऐड हुई होंगी।